Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. जवाब के बारे में आपने देखा पार्ट 1 के बारे में। फिर अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्वालिटी इंजीनियर से जिसका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल तक है, उसको पूछा जाता है कि वर्किंग बेस्ड ऑन प्रोफेशनल क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपने काम कर रहे हैं उस पे जो कुछ क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 7QC टूल्स। 7QC टूल्स होता क्या है? 7QC टूल एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होता है जो 7QC टूल्स को यूज किया जाता है। और वो 7QC टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? चेक शीट है, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, परेटो डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर डायग्राम है और कंट्रोल चार्ट है। इस सभी को 7QC टूल्स कहते हैं। तो दोस्तों 7QC टूल्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखें। इसके बाद वह क्वेश्चन कर सकते हैं 5 कोर टूल्स के। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल होते हैं। वो कौन कौन सा टूल होते हैं? APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और FMEA फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों यह क्वालिटी मैनेजमेंट के 5 कोर टूल होते हैं। इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, आप इसको लिंक में आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने सभी क्वालिटी कोर टूल को APQP हुआ, PPAP हुआ, MSA हुआ, SPC हुआ और FME हुआ, सभी का हमने सेपरेटली भी वीडियो बनाया है जो कि लिंक में आपको दिया गया है, आप डिटेल उसको देख सकते हैं। इसके बाद बात कर सकते हैं वह कापा का। कापा किसे कहते हैं? CA का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन और PA का मतलब है प्रिवेंटिव एक्शन। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर एंड पे तो कस्टमर हमसे एक्शन प्लान मांगता है उस प्रॉब्लम के बारे में, और वह एक फॉर्मेट पे मांगता है, उससे हम कापा यानी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर देखें। आइए उसके बाद बात करते हैं रिजेक्शन PPM। यहाँ पर PPM का मतलब होता है कि पार्ट्स पर मिलियन। दोस्तों यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो रिजेक्शन के बारे में पूछते हैं तो कभी भी रिजेक्शन के बारे में आप उसको छिपाए नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि रिजेक्शन नहीं बनाती हो, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्शन होना ही होना है। तो वो यह पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका रिजेक्शन PPM क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम 100 पीस में रिजेक्शन निकालते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं, और यदि हम 10 लाख में रिजेक्शन निकालते हैं उसे हम PPM कहते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितना पीस रिजेक्ट निकलता है उसे हम PPM कहते हैं। इसके बाद वो पूछ सकते हैं SPC यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में वो पूछ सकते हैं। SPC क्या होता है? तो SPC एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है जो प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को हम पता लगाते हैं और उस पर हम वेरिएशन को कम करने के लिए कोशिश करते हैं। यह सब किया जाता है SPC में। दोस्तों SPC एक बहुत ही वास्ट सेशन है, इसका हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप लिंक में जरूर देखें, उसमें हमने डिटेल रूप से समझाया है। इसके बाद वो पूछ सकते हैं ऑडिट एंड टाइप ऑफ ऑडिट। जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया कि यदि आप क्वालिटी में काम कर रहे हैं तो ऑडिट के बारे में जरूर पूछते हैं। जैसा कि हम जैसे यहाँ पहले भी हमने बताया था कि ऑडिट जो है कितने तरह का होता है। सिस्टम ऑडिट है, प्रोसेस ऑडिट है, प्रोडक्ट ऑडिट है, लेआउट ऑडिट है, लेयर्ड ऑडिट है और डॉक ऑडिट है। तो दोस्तों यह अलग से हमने एक वीडियो बनाया है जो कि पहले भी हम जिक्र किया था, आप लिंक में जरूर देखें। इसके बाद है आपका 5S। तो दोस्तों 5S किसे कहते हैं? तो 5S एक जैपनीज वर्ड है जो कि 5 सिंपल स्टेप को यूज करते हुए अपने वर्क प्लेस को कंडक्टिव वर्क प्लेस में चेंज करता है, यानी कि वर्क प्लेस में यूज होने वाले 5 जो वर्ड होते हैं जैपनीज वर्ड उसे हम 5S कहते हैं। और ये 5S जो होता है क्या क्या होता है ये देखते हैं। सेरी, सिटोन, सीसो, सिकेट्सु एंड शिट्सुके। यह जो है 5 वर्ड होते हैं जो 5 एस से जो शुरू होते हैं। सेरी का मतलब होता है शॉर्टिंग करना यानी कि छटाई करना। सिटोन का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना यानी कि सुव्यवस्था करके उसको रखना। सीसो का मतलब होता है शाइनिंग यानी क्लीनिंग करना, और हिंदी में उसको कह सकते हैं सफाई करना। और सिकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन करना यानी कि मानकीकरण
करना, और शित्सुके का मतलब होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के रूप में रहना खुद। तो यह दोस्तों यह 5 एस ये ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक से जरूर देखें डिटेल समझने के लिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं काइजन के रूप में। वो काइजन पूछ सकते हैं कि काइजन होता क्या है, तो काइजन भी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों जो भी इंप्रूवमेंट आप कर रहे हैं उसे हम काइजन कहते हैं। दोस्तों इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी तक हमने बनाया नहीं, आप उसे जरूर देखें। पोकाओके, दोस्तों पोकाओके किसे कहते हैं, जब हम प्रोसेस में इस तरह से प्रोसेस को क्रिएट कर देते हैं, इस तरह से प्रोसेस में हम टेक्निक इंप्लीमेंट कर देते हैं कि कोई भी हमारा पार्ट गलती से भी गलती से न गलत बन जाए, तो उसे हम पोकाओके कहते हैं। तो दोस्तों इस पोकाओके पे भी हमने एक वीडियो बनाया है जो कि लिंक में आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ सवाल जो है क्वालिटी इंजीनियर के लिए पूछे जाते हैं। डिफरेंस, दो वर्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है क्वालिटी से रिलेटेड शब्दों में। जैसे कि पहला है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूए किसे कहते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, वैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जब किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी इंश्योर करने के लिए प्रोसेस में हर स्टेप पे इस तरह से आपको टेक्निक इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट गलत ना बने, या एक सीएफटी टीम करती है, इसे हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। जबकि क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट को क्वालिटी इंजीनियर द्वारा या क्वालिटी पर्सन द्वारा वह स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं, उसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। यहाँ पर है कि जो भी मैं बात यहाँ कर रहा हूँ लगभग 90% सभी वीडियो हमने लिंक में डाल रखा है, आप उसे जरूर देखें। आइए दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। दोस्तों हमने इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई हमारा प्रॉब्लम आती है कस्टमर एंड पे, तो कस्टमर जो है वह एक फॉर्मेट के रूप में आपसे करेक्टिव एक्शन मांगता है, एक्शन प्लान लेता है, उसको हम करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं, जिसे हम कापा भी कहते हैं। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा लिंक में। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, दोस्तों इसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है। जब हम कोई पार्ट को आप उसके स्टैंडर्ड से हम वेरीफाई करते हैं, या ड्राइंग से करते हैं या स्टैंडर्ड से करते हैं, उसके डायमेंशन को ईच एंड एवरीथिंग जब हम चेक करते हैं तो उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। जबकि वैलिडेशन में उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअल में टेस्ट करके देखते हैं, हम उस पर टेस्टिंग में लगा के देखते हैं कि वह जो हमारा कस्टमर का जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसे हम वैलिडेशन कहते हैं, यानी कि हम पार्ट को वैलिडेट करते हैं। तो इसे हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में यह अंतर है। दोस्तों इसका लिए भी वीडियो अभी अब तक हमने बनाया नहीं, वह जल्दी ही बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। इसके बाद है डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव। डिफेक्ट किसे कहते हैं, यदि कोई पार्ट स्टैंडर्ड को यानी कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो हम कहते हैं कि यह पार्ट डिफेक्ट हो गया। लेकिन डिफेक्ट पार्ट कोई जरूरी नहीं है कि वह यूज नहीं होगा, उसको हम यूज कर सकते हैं अंडर कंडीशन में। लेकिन जब वही पार्ट में कई सारे डिफेक्ट निकल के आते हैं जिसे हम 100% रिजेक्शन घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो पार्ट हम यूज नहीं कर पाते हैं, तब हम कहते हैं कि यह पार्ट डिफेक्टिव हो गया है। यानी कि डिफेक्ट्स का मतलब है कि हम पार्ट यूज कर सकते हैं, डिफेक्टिव का पार्ट मतलब है कि वह यूज हम नहीं कर सकते हैं, उसे हमें स्क्रैप ही करना पड़ेगा। इसके बाद वो पूछ सकते हैं सीपी एंड सीपीके के बारे में। दोस्तों यहाँ सीपी किसे कहते हैं, सीपी का मतलब होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, और सीपीके का मतलब होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। सीपी कहता है कि यदि प्रोसेस में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, यदि हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कैपेबल है, यानी कि उसे हम सीपी कहते हैं। लेकिन सीपीके में यह बात करता है कि जो प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर तो है, लेकिन वह सेंटर में कितना है, यानी कि यहाँ सेंटरिंग की बात करता है सीपीके में। तो दोस्तों इससे सीपी और सीपीके पे हमने तीन वीडियो बना रखा है। एक तो है एसपीसी जिसमें हम सीपी और सीपी का जिक्र किया है, और एक हमने बनाया है सीपी एंड सीपीके हाउ टू कैलकुलेट,
वो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। और तीसरा हमने बनाया है सीपी एंड सीपी के डिफरेंस। तो आप तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, सीपी और सीपीके में कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। इसके बाद वो पूछ सकते हैं एट्रीब्यूट डाटा एंड वेरिएबल डाटा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा सीनियर कहता है कि आप एक डाटा लेकर के आए जिस पे हमें काम करना है। तो दोस्तों डाटा जो है दो तरह का होता है। पहला है कि एट्रीब्यूट डाटा। यदि हम कोई डाटा लेते हैं जिसमें केवल हम विजुअली देख करके हम उसको विजुअली देख करके डिसीजन लेते हैं, जैसे कि ओके है कि नॉट ओके है, गो है नो गो है, इस टाइप का डाटा को हम एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। जबकि जब हम कोई पार्ट का उसका डायमेंशन चेक करते हैं, यानी कि लेंथ चेक करते हैं, ओडी चेक करते हैं, तो इस टाइप के जो हम डाटा लेते हैं उसको हम वेरिएबल डाटा कहते हैं। दोस्तों ये एट्रीब्यूट डाटा और वेरिएबल डाटा में हमने एसपीसी में बहुत ही डिटेल रूप से समझाया है, आप एसपीसी को जरूर देखें। इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि परसेंटेज वर्सेस पीपीएम, यानी कि परसेंटेज रिजेक्शन और पीपीएम रिजेक्शन में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो 100 पे रिजेक्शन हम निकालते हैं उसको परसेंटेज रिजेक्शन कहते हैं, और जो 10 लाख पे निकालते हैं उसे हम पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उसे हम 10 लाख पे जो निकालते हैं उसे हम पीपीएम कहते हैं। यहाँ पे और भी पूछ सकते हैं रीवर्क वर्सेस रिपेयर, यानी कि रिवर्क किसे कहते हैं और रिपेयर किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रिवर्क का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोसेस करने के बाद या तो वो पार्ट ओके होता है या फिर एनसी निकलता है। तो एनसी जब निकलने के बाद नॉन कन्फर्मिंग पार्ट हो जाने के बाद उससे हम या तो हम रिवर्क करते हैं या फिर हम उसे रिपेयर करते हैं या फिर उसे हम स्क्रैप करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम रिवर्क और रिपेयर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यदि हम उसमें कुछ प्रोसेस करने के बाद अगर हम उसको जब हम चेक करते हैं, रीचेक करते हैं और हमारा हर स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, तो हम उसे कहते हैं कि रिवर्क। रिवर्क करने के बाद पार्ट हमेशा 100% स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, जबकि रिपेयर में हम 100% जो पार्ट जो स्पेसिफिकेशन दिया होता है वह मीट नहीं कर पाता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। सपोज एक आयरन का प्लेट है, उसे किसी फिक्स पोजीशन पर हमें ड्रिल करना है 10 mm का। ऑपरेटर ने 10 mm के जगह पे 9 mm का ड्रिल बिट लगा करके ड्रिल कर दिया, और जब हम चेक किए तो वह होल जो है अंडर साइड हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे रिवर्क करने के लिए कि उसमें फिर से हम दोबारा उसी होल में 10 mm का ड्रिल बिट लगा करके उसको हम ड्रिल करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं तो पाते हैं कि जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन है वो 100% मैच कर रहा है, यानी कि वह इसे हम कहेंगे रिवर्क। लेकिन यदि वही ऑपरेटर यदि पोजीशन जो है कहीं दूसरे जगह ड्रिल कर दिया, तो हम पहला पोजीशन जो है उसको बंद करके एग्जैक्ट पोजीशन पर यदि हम ड्रिल करते हैं तो हम कहेंगे कि रिपेयर। यानी कि ड्राइंग में या स्टैंडर्ड में कहीं मेंशन नहीं है कि आप होल करके उसको बंद करके दूसरा होल कर सकते हो। तो यह एक रिपेयर का एग्जाम्पल है। आशा करता हूं कि आपको रिवर्क और रिपेयर में अंतर पता चल गया होगा। वैसे दोस्तों रिवर्क वर्सेस रिपेयर पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि लिंक में आप उसे देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हेक्सावेलेंट और ट्राइवेलेंट प्लेटिंग के बारे में। दोस्तों जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है बहुत सारी इंडस्ट्री सीट मेटल की पार्ट बनाती है जिसमें प्लेटिंग करती है। प्लेटिंग दो तरह का होता है, या तो हेक्सावेलेंट और ट्राइवेलेंट। तो दोस्तों जो पहले हेक्सावेलेंट ज़्यादातर होता था, अब उस हेक्सावेलेंट को कन्वर्ट करके ट्राइवेलेंट में आजकल के ऑटोमोटिव सेक्टर कस्टमर मांग रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों में क्या अंतर है कि यदि आप प्लेटिंग का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, जिसमें आपका सोकिंग हुआ, वाटर रिंजिंग हुआ, उसी तरह से उस प्रोसेस में एक पेसिवेशन होता है जिसमें हम हेक्सावेलेंट के लिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। और यदि हम उस पेसिवेशन में ट्राइवेलेंट पेसिवेशन के लिए क्रोमियम सल्फेट और क्रोमियम क्लोराइड अगर यूज करेंगे तो वह ट्राइवेलेंट हो जाएगा। और जिस पेसिवेशन में यदि हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो वो हेक्सावेलेंट प्लेटिंग हो जाएगा। दोस्तों ट्राइवेलेंट और हेक्सावेलेंट पे हमने एक वीडियो बनाया है जो लिंक में आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल समझाया है।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्वालिटी इंजीनियर के लिए कुछ सिस्टम से भी रिलेटेड क्वेश्चन वह पूछ सकते हैं, जैसे कि आईएसओ क्या होता है, आईएसओ 9001 2015 क्या होता है, और यदि आप ऑटोमोटिव सेक्टर में हैं तो आईएटीएफ किसे कहते हैं, यह पूछ सकते हैं। आइए कुछ हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज आईएसओ। तो दोस्तों आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आईएसओ एक संस्था है जो स्टैंडर्ड को डेवलप करती है और पब्लिश करती है, और यह एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है सेंट्रल लोकेटेड है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों यह है आईएसओ के बारे में। अब जो है जो कि स्टैंडर्ड जो आईएसओ के अंदर आता है, बहुत सारे स्टैंडर्ड जो आता है, उसी स्टैंडर्ड सभी स्टैंडर्ड को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ने एक कंप्लीट फ्रेमवर्क किया है, जिससे कि सभी को एक जगह इकट्ठा करके एक फ्रेमवर्क के रूप में लाया है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन उसे हम यूज़ करते हैं। अब इसमें है कि इसमें कौन कौन सा होता है, आईएसओ के अंदर कौन कौन सा स्टैंडर्ड आते हैं। पहला है कि ये आता है कि क्यूएमएस यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड लेना चाहता है तो क्यूएमएस का स्टैंडर्ड ले सकता है, और इसी के अंदर आपको आईएसओ 9001 और आईएसओ और आईएटीएफ 16949 आता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड लेना चाहता है तो उसके लिए ईएमएस होता है। उसी तरह से यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है एसएमएस यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड लेना चाहता है, उसके लिए एसएमएस होता है। इसी तरह यदि कोई एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लेना चाहता है तो उसका ईएनएमएस होता है, और यदि कोई फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह एफएसएमएस ले सकता है, और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है वो आईएसएमएस ले सकता है। तो दोस्तों यह रहा कुछ आईएसओ के बारे में। आइए अब हम वही उस पर बात आते हैं कि टिप्स फॉर जॉब इंटरव्यू। दोस्तों यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मेरे तरफ से कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपका यह टिप्स जो है आपके जिंदगी चेंज करने का एक जरिया बन जाए। आइए सब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है रिज्यूमे। दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू में आप देने जाएं तो रिज्यूम को अच्छी तरह से बना लें, और उसमें जो भी वर्ड आप डालें उसको अच्छी तरह से कई बार उसको पढ़ लें, जिससे कि आपको कोई तरह का दिक्कत न हो, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आदमी आपके बारे में पर्सनली नहीं जानता है, वह तो केवल क्वेश्चन राइज करता है। वह रिज्यूम में जो भी आप डालें उसी से वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप रिज्यूम को अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह से करेक्शन कर लें। दूसरा है कंपनी इंफॉर्मेशन। जब भी कोई आप इंटरव्यू में देने जाए तो कंपनी का इंफॉर्मेशन जरूर आप कर लें, क्योंकि कंपनी आपका इंफॉर्मेशन नेट पे आप देख लें, किसी फ्रेंड से पूछ लें, या आप वहां जा करके आप देख लें कि एक दो दिन पहले जा करके देख लें कि वह कंपनी का नेचर क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ सप्लाई करती है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी कंपनी वाले खुद पूछ लेते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में कैसे जानते हो, क्या बनाती है, आपको कुछ पता है या नहीं है। तीसरा चीज़ है ड्रेस कोड। दोस्तों कभी भी आप जाएं इंटरव्यू देने तो ड्रेस कोड पर बहुत ध्यान दें। जो कॉलेज में जिस तरह से पहन के जाते थे वैसे कभी न जाएं, कभी भी सैंडल में न जाएं, स्पोर्ट्स शू में न जाएं, इसमें डिसेंट टाइप का शू पहन के जाएं, चाहे ब्लैक हो या ब्राउन कलर हो। पैंट है डार्क ब्लैक होना चाहिए या कोई भी कलर डार्क होनी चाहिए। शर्ट जो है वाइट होनी चाहिए या उस पर हल्का सा लकीर हो चलेगा। यदि आप फीमेल हैं तो आप ध्यान रखें कि 2 कलर से ज़्यादा आपका ड्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी कलरफुल या पत्तेदार वाला ड्रेस आप कभी भी न पहन के जाएं। और इसके बाद लास्ट में जो है वह कॉमन क्वेश्चन जो है एक्चुअली जो पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू लगभग पूछता ही है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। दोस्तों इसके लिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, अच्छी ढंग से उसको तैयारी कर लें, जिससे कि आपको स्पीकिंग स्किल वहाँ पर बोलने में सही हो। दूसरा है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, या पूछते हैं व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव about our company, why are you looking for a job change, and what is your salary expectation। यह जो कुछ क्वेश्चन जो है जो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसको अच्छी ढंग से आप तैयारी करके जाएं। आशा करता हूं कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ज़्यादा चांस होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए।
दोस्तों, यह रहा आपका क्वालिटी इंजीनियर के इंटरव्यू के बारे में। जाते-जाते एक और मैं आपसे सजेशन करूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप किसी सीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो अपने सीनियर का भी काम सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि यदि आपका सीनियर प्रमोशन पाते हैं, तो आपको भी प्रमोशन किया जाएगा उनके प्रीवियस पोस्ट पे। या तो फिर अभी यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सीनियर का आपने एक्टिविटीज़ को आपने सीखा है, उसको आप रिज्यूमे में डालिए, और जिससे कि आपको इंजीनियर हैं तो सीनियर इंजीनियर का पोस्ट मिल सके, या यदि आप सीनियर इंजीनियर हैं तो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल सके। तो दोस्तों, यह सब रहा हमारे तरफ से सजेशन और टिप्स। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले हमारे नए वीडियो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।